हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कोपासनरी के बारे में। आप लोगों ने बहुत जगह ये शब्द सुना होगा कोपासनस। तो आज हम इसी से रिलेटेड जो है इस लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन कोपासनरी या कोपासनस पढ़ने से पहले आपको जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है, कौन कौन से लोग होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर, ये पता होना जरूरी है। तो अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप पहले वो देख लो ताकि आपको कोपासनस थोड़े अच्छे से समझ में आए। अब जब हमने जॉइंट हिंदू फैमिली में बेसिक दे देती हूँ कि जब हमने जॉइंट हिंदू फैमिली पढ़ी थी तो हमने उसमें देखा था कि कौन कौन से मेंबर्स जो होते हैं वो जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर आते हैं। अब कोपास जॉइंट हिंदू फैमिली जो थी वो थोड़ा सा ब्रॉडर कंसेप्ट है, और जो हमारे पास कोपासनस थोड़ा सा वो नैरो कंसेप्ट है। तो कोपासनस समझने के लिए हम इस डायग्राम को देखेंगे। तो हमेशा जब भी हमें कोपासनस कैलकुलेट करना होता है, कोपासनस डिटरमाइन करना होता है, तो वो अप टू 4 जनरेशन होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट मेल होल्डर अलाइव। हमेशा ही जो हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है वो लास्ट मेल होल्डर से करनी है। इसको हमेशा फर्स्ट काउंटिंग देंगे, यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, एंड ये हमारे पास 4 जनरेशन है। तो ये जो मेंबर्स है हमारे पास ये कोपासनस कहलाते हैं। अब ये जो पूरी यहाँ पे जनरेशन बनी हुई है, ये सब के सब मेंबर होंगे जॉइंट हिंदू फैमिली के। लेकिन जो कोपासनर्स होंगे वो अप टिल 4 जनरेशन ही होंगे। अब कोपासनर्स जो है वो बेसिकली किस कंसेप्ट के ऊपर था कि ये जो तीन लोग हैं, यानी हमारे पास सन, ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन, ये तीनों पिंडदान दे सकते हैं एफ का। तो इस कंसेप्ट के ऊपर ही जो है कोपासनर्स जो है वो बना गया था। अभी हम लोग यहाँ पे 2005 के अमेंडमेंट से पहले की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल कोपासनस जो है उन्हीं की बात की जाएगी। फीमेल कोपासनस अभी इंट्रोड्यूस नहीं की गई थी। हम फीमेल कोपासनस एंड 2005 के अमेंडमेंट की बात जो है वो अपकमिंग वीडियोस में करेंगे। फिलहाल हमें जो यहाँ पे इस वीडियो के लिए जो हमें ध्यान रखना है कि अभी 2005 का अमेंडमेंट नहीं आया है, एंड अभी सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स ही कोपासनर्स है। अब कोपासनर्स जो है उनके पास क्या होता है ना, एक राइट होता है टू डिमांड पार्टीशन, यानी ये तीन लोग जो है ना वो एफ की जो प्रॉपर्टी है उसमें पार्टीशन डिमांड कर सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये दोनों को शेयर नहीं मिलेगा, या इनके अगर कोई वाइफ है हमारे पास तो इनको जो है शेयर नहीं मिलेगा पार्टीशन होते हुए। जब भी पार्टीशन होगा, सक्सेशन होगा, इन लोग को शेयर मिलेगा, लेकिन ये डिमांड नहीं कर सकती है पार्टीशन। पार्टीशन डिमांड करने का हक सिर्फ और सिर्फ कोपार्टनर्स को होता है। कोपार्टनर जो होते हैं उनका बर्थ राइट होता है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के ऊपर। तो यहाँ पे सेम चीज जो मैंने बताई कि कोपार्टनर्स में वो सारे मेल मेंबर्स आते हैं। याद रखना हम अभी 2005 से पहले की बात करें, इसलिए सिर्फ मेल मेंबर्स लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे वो सारे के सारे मेल मेंबर्स आते हैं जो कि जॉइंट हिंदू फैमिली में बॉर्न या अडॉप्ट हुए, 4 डिग्री काउंटिंग फ्रॉम लास्ट मेल होल्डर अलाइव। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जब भी काउंटिंग होगी वो लास्ट मेल होल्डर अलाइव से होगी हमेशा काउंटिंग। कभी भी यहाँ उसके नीचे से काउंटिंग नहीं करना, नहीं तो फिर आपका जो कोपास्टर्स का कैलकुलेशन है वो बिगड़ जाएगा। लास्ट मेल होल्डर अलाइव से ही हम हमेशा जो है हमारी काउंटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसके बाद चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास ये तो सेम मैंने बता दिया कि सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन को पार्टनर्स होते हैं। जैसे इस एग्जांपल में है सन, ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन, ये सब को पार्टनर्स है हमारे पास। एंड जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स पार्टीशन डिमांड नहीं कर सकते, पर को पार्टनर्स जो है दे हैव अ राइट टू गिव पार्टीशन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। यहाँ पे ये एफ एस है, ये इसका सन है, ये एफ इसका ग्रैंडसन हो गया, ग्रेट ग्रैंडसन, और ये आगे की हमारी जनरेशन है। अब इस एग्जाम्पल में क्या है, इसकी डेथ हो गई है, तो क्या ये कोपार्टनर होगा? ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है आपको डिटरमाइन करना हो, तो आपको क्या करना है, पहले जनरेशंस बना लो फटाफट लास्ट मेल होल्डर लाइफ से। पहले लास्ट मेल होल्डर कौन है वो हम देखते हैं। तो इसमें ये है हमारे पास लास्ट मेल होल्डर। ठीक है, सबसे पहले यही करना है, लास्ट मेल होल्डर कौन है उसको पहले फिगर आउट कर लो। अब यहां से हमें लास्ट मेल होल्डर लाइफ से हमें क्या करना है, जनरेशन काउंट करनी है। 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ तक। ये हमारे पास 4 जनरेशन आ गई। अब डेथ किसकी हुई है, 4 जनरेशन वाले की डेथ हो गई, वो मर गया। अब देखो फैमिली लॉ में हमें बहुत लोग को मारना है हमें। ठीक है, तो हमें मार मार के ही बेसिकली यहाँ पे जनरेशन एंड हमें कोपासस जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास क्या हो गया, 4 जनरेशन वाला इंसान मर गया। अब ये पूछ रहा है क्या इसके मरने के बाद ये कोपासनर बनेगा? तो बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, आप लोग खुद ही सोचो। क्योंकि लास्ट मेल होल्डर अलाइव अभी भी जिंदा है, तो हमेशा काउंटिंग जो होगी वो लास्ट मेल होल्डर अलाइव से ही होगी।
तो लास्ट मिल होल्डर से काउंटिंग करते हुए हमारे पास ये जो है ये तो फिफ्थ जनरेशन में आ रहा है, अभी भी इसकी डेथ के बाद भी ये हमारे पास फिफ्थ जनरेशन में ही आ रहा है। तो क्या ये कोपास्टर बनेगा? बिल्कुल नहीं, ये कोपास्टर नहीं बनेगा, क्योंकि ये अभी भी एफ एस का पिंडदान नहीं कर सकता है। देखो, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, ये उसका ग्रेट 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 ग्रैंडसन है, तो ये अभी भी पिंडदान नहीं कर सकता है, ये अभी भी फिफ्थ जनरेशन में ही फॉल कर रहा है। क्योंकि कोपास्तरी ऊपर की तरफ शिफ्ट तभी करेगी जब काउंटिंग नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। यानी अब इसकी अगर डेथ होती तो इन दैट केस ये वन होता, ये टू होता, ये थ्री होता, एंड ये फिर फोर होता, एंड ये तब कोपास्तरी में इंट्रोड्यूस होता। लेकिन अगर लास्ट मेल होल्डर अलाइव जिंदा है तो काउंटिंग तो वहीं से शुरू होगी, एंड हमारे पास ये अभी भी फिफ्थ जनरेशन में ही रहेगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। अब इससे पहले इस क्वेश्चन से करने से पहले मैं एक कंसेप्ट आपको बता दूं कि जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी और एक होती है हमारे पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो जो कोपासनस का कंसेप्ट है ना, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंसेप्ट है हमारे पास, न कि सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी का। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, ये ग्रैंडफादर है हमारे पास जिसकी डेथ हो गई है और इन्होंने कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो पीछे नहीं छोड़ी है। इनका बेटा एफ, इन्होंने अब ये एफ ने अपने सेल्फ एफर्ट से प्रॉपर्टी वगैरह अक्वायर की है। तो बताओ एफ एस को पार्टनर होगा कि नहीं होगा? जैसे कि मैंने अभी क्या बताया, दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ अक्वायर प्रॉपर्टी होती है और हमारे पास क्या दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, और एक मैंने क्या बताया, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। तो कोपासनल का कंसेप्ट किसमें है हमारे पास? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। और यहाँ इस एग्जांपल में एफ की ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। तो क्या एफ एस कोपासनल होगा? बिल्कुल नहीं, उसका बर्थ राइट नहीं होगा अपने फादर की प्रॉपर्टी के ऊपर। लेकिन अगर एफ डबल एस इंट्रोड्यूस हो गया अब हमारे पिक्चर में, तो क्या ये कोपासनल होगा? बिल्कुल, ये कोपासनल होगा। क्यों? क्योंकि अब इसके लिए तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बन गई ना, इसके लिए तो उसके दादाजी की प्रॉपर्टी बन गई अब ये। तो ये कोपासनल होगा, इसका बर्थ राइट होगा, ये इनहेरिट करेगा एज एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। लेकिन एफएस जो है वो उसका बर्थ राइट नहीं होगा, उसका कोई राइट नहीं होगा अपने फादर की सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में, एज अ कोपासनल जो होगा उसका कोई राइट नहीं होगा। अब हमारे पास जो अगला कंसेप्ट है वो है सोल सर्वाइविंग कोपासनर्स का। अब क्या होता है सोल सर्वाइविंग कोपासनर, वो हम इस एग्जांपल से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को। ये हमारे पास लीनिएज बनी हुई है, यहाँ पे एफ लास्ट मेल होल्डर अलाइव है। काउंटिंग कैसे करेंगे हम? वन, टू, थ्री, फोर। अब क्या हो रहा है, इसकी डेथ हो गई है मान लो, काउंटिंग अभी भी चेंज होगी क्या? नहीं होगी, काउंटिंग अभी भी चेंज, हमारे पास वन यही रहेगा क्योंकि ये अभी भी जिंदा है। एफ एस टू की यहाँ पे डेथ हो गई है सेकेंड नंबर पे, तो अभी भी काउंटिंग बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी, क्योंकि लास्ट मेल होल्डर अलाइव अभी भी वन है। इसकी भी डेथ हो गई, यानी टू, थ्री एंड फोर्थ, इन सभी की डेथ हो गई है। क्या अभी भी काउंटिंग बदलेगी? बिल्कुल भी नहीं, अभी भी काउंटिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी क्योंकि अभी भी यही लास्ट मेल होल्डर अलाइव है। तो एफ एस फोर तो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ कोपासनरी में। तो ऐसे केसेस में जब ये सारी जनरेशन्स खत्म हो गई है और सिर्फ एफ ही बचा है हमारे पास, एंड कोई भी कोपासनर नहीं बचा है, सारे कोपासनर्स की डेथ हो गई है और सिर्फ एक कोपासनर बचा है, तो वो लास्ट, तो वो जो है हमारे पास सोल सर्वाइविंग कोपासनर्स कहलाता है फिर वो। ठीक है, एंड अब जो कोपासनरी प्रॉपर्टी होती है वो इसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी बन जाती है, क्योंकि कोई भी और कोपासनर नहीं बचे हैं। अब जो भी हमारे पास कोपासनरी प्रॉपर्टी थी वो अब इसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हो जाती है, एंड अब वो फ्री होता है कि वो जैसे मर्जी चाहे उस प्रॉपर्टी को यूज करे, मॉर्गेज करे, गिफ्ट कर दे, कुछ भी करे, और वो उसकी अपनी इच्छा होती है। तो यहाँ मैंने लिखा भी है कि व्हेन ऑल कोपास्टर्स डाई एंड ओनली वन कोपास्टर सर्वाइव, जब एक ही कोपास्टर सर्वाइव करता है बाकी सारे कोपास्टर्स की डेथ हो जाती है तो उसे सोल सर्वाइविंग कोपास्टर कहते हैं। एंड उसके लिए जो कोपास्टरी प्रॉपर्टी है वो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी बन जाती है, एंड वो फ्री होता है उसको जैसे मन चाहे वैसे डिस्पोज ऑफ करने के लिए। याद रखना है इस एग्जाम्पल में ये इंट्रोड्यूस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि काउंटिंग यहीं से शुरू हो रही है, ये अभी भी पिंडदान नहीं कर सकता है, अभी भी ये 4 डिग्रीज के अंदर फॉल नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये जो मैंने बताया यहाँ पे इसकी क्या बन जाएगी, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हो जाएगी, जो कोपासरी प्रॉपर्टी है वो इसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब कब तक ये वो कोपासरी प्रॉपर्टी को एज ए एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी इंजॉय करेगा? तब तक जब तक कोई अदर कोपासर बाय बर्थ या एडॉप्शन जो होता है वो इंट्रोड्यूस ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इसने अब अडॉप्ट कर लिया किसी बच्चे को, इसने एक सन को हमारे पास अडॉप्ट कर लिया, तो अब जैसे ही अडॉप्शन हो जाएगा
तब वो जो प्रॉपर्टी थी, जो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी बन गई थी, वो वापस से कोपास्टरी प्रॉपर्टी बन जाएगी, क्योंकि वापस से एक कोपास्टर जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया है। लेकिन जब तक वो इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तब तक हमारे पास वो जो प्रॉपर्टी है वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ही रहेगी। एंड जब ऐसा कोई एडिशन हुआ है, तो जो भी बच्चा यहाँ पे ऐड हुआ है हमारे पास, वो कोई भी क्वेश्चन नहीं रेज कर सकता है अर्लियर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, उसका बर्थ या उसके एडॉप्शन से पहले उसके फादर ने, या वो जो भी कोपास्टरी प्रॉपर्टी होल्डर है, उसने जो भी किया हो उस प्रॉपर्टी के साथ, उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो तो अब एब्सोल्यूट ओनर बन गया है ना। तो उसकी तो जो इच्छा चाहे वो करे अपनी प्रॉपर्टी के साथ, वो बेच दे, मॉर्गेज कर दे, कुछ भी कर दे, गिफ्ट दे दे किसी को। तो जो भी नया एडॉप्शन के थ्रू या बर्थ के थ्रू ऐड होगा, वो कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा अर्लियर ट्रांजैक्शन का। लेकिन हाँ, वो अकाउंट ले सकता है प्रॉपर्टी का जब वो वूम में था, या फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन। डेट ऑफ एडॉप्शन से बाद का कुछ भी अगर किया है उस प्रॉपर्टी के साथ उस ओनर ने, तो वो भले क्वेश्चन पूछ सकता है, अकाउंट्स वगैरह देख सकता है, लेकिन उससे पहले का वो कोई भी हमारे पास अर्लियर ट्रांजेक्शन का किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो रेज नहीं कर सकता है। हमारे पास एक केस भी है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि रोहित चौहान वर्सेस सुरेंद्र सिंह का केस है, जिसमें कोर्ट ने सेम बात कही जो मैंने अभी ऊपर आपको समझाया, कि जो सोल सर्वाइविंग कोपार्टनर्स जो होते हैं वो एब्सोल्यूट ओनर बन जाते हैं हमारे पास प्रॉपर्टी की। वो कॉम्पिटेंट होते हैं, उसे उसे सेल्फ यूज कर सकते हैं, बेच सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इन वॉट एवर मैनर ही लाइक्स, क्योंकि वो उसका सोल ओनर होता है। अब अगर एक सन बॉर्न होता है, सब्सिक्वेंटली द एलिनेशन मेड बिफोर द बर्थ कैन नॉट बी क्वेश्चन, यानी बर्थ से पहले क्या किया गया उस प्रॉपर्टी का, वो क्वेश्चन नहीं कर सकता है वो बच्चा। लेकिन द मोमेंट द सन इज बॉर्न, द प्रॉपर्टी बिकम्स अ कोपासनरी प्रॉपर्टी। जैसे ही वो बच्चा इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वापस से कोपास्टरी प्रॉपर्टी बन जाती है। आगे अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो आप लोग भी इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ ये ए है, इसका सन, ये इसकी हमने बेसिकली फैमिली चार्ट हमने यहाँ पे बना दी है। अब इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है हमारे पास, पहले हमारे पास, पहले तो हम क्या करो, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, लास्ट मेल होल्डर पहले बताओ कौन है, ए है। सबसे पहले हमें यही काम करना है, लास्ट मेल होल्डर अलाइव को आइडेंटिफाई करना है। काउंटिंग कर दो चलो सब लोग। ये हमारे पास यहाँ पे 4 जनरेशन तक, ये हमने यहाँ पे 4 जनरेशन तक हमारे पास काउंटिंग कर दी। अब हमारे पास क्या हो रहा है, एक करके देखते हैं। बी की डेथ हो जा रही है, चलो बी की डेथ हो गई। अब बी की डेथ होने से कौन कौन है कोपार्टनर्स, ए तो अभी जिंदा है तो ए होगा, सी होगा, डी होगा, डी वन होगा, काउंटिंग तो चेंज नहीं होगी क्योंकि ये अभी भी जिंदा ही है। अब डी वन की डेथ हो गई है, चलो डी वन की डेथ हो गई। अब कौन कौन है, ए है, सी है, डी है, काउंटिंग वही रहेगी, 4 जनरेशन तक चेंज नहीं होगी। सी की डेथ हो गई है, अब कौन कौन होंगे सी की डेथ के बाद, ए है और डी है। अब ए की डेथ हो गई है, हमारे पास जो लास्ट मेल होल्डर अलाइव था हमारे पास, उसी की डेथ हो गई है। तो अब कौन होगा कोपार्टनर्स, आप लोग बताएं। याद रखना इस एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ डी ही बचेगा कोपार्टनर, ई कोपार्टनरी में इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। अब आप लोग को लगा होगा कि चलो ए की डेथ हो गई है, बी की डेथ हो गई है, सी की डेथ हो गई है, मतलब डी बचा है अभी यहाँ पे और ई बचे हैं, मतलब काउंटिंग तो अब यहाँ से शुरू होनी चाहिए मैम। तो अब तो ई भी इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए कोपास्टरी में, पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक कंसेप्ट है हमारे पास कि हमेशा कोपास्टरी में इंट्रोड्यूस होने के लिए आपके फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर ये जिंदा होने चाहिए। तो ये ई का देखो, इस बालक को देखो, इसके फादर भी जिंदा नहीं है, इसके ग्रैंडफादर भी जिंदा नहीं है, इसके ग्रेट ग्रैंडफादर भी जिंदा नहीं है, तब जब ये कोपास्टरी में इंट्रोड्यूस हो रहा था। इंट्रोड्यूस हो रहा था, ये अभी इंट्रोड्यूस हो रहा था ना। तो इस समय तो इसके तीनों जनरेशन में से कोई भी जिंदा नहीं है, तो ये पिंडदान किसका करेगा? पिंडदान ये डी का तो करने नहीं जाएगा, क्योंकि पिंडदान हमेशा डायरेक्ट रिलेशन में होंगे। तो इस कारण से ये कोपास्टरी में इंट्रोड्यूस नहीं होगा हमारे पास। ई जो है वो कोपास्टर नहीं होगा, डी ही हमारे पास कोपास्टर होगा, और ये हमारे पास सोल सर्वाइविंग कोपास्टर बन जाएगा। तो ये कंसेप्ट है हमारे पास जो मैंने आप लोग को अभी बताया, कि कोपासनर होने के लिए पिंडदान एक एसेंशियल फैक्टर है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये जो सन है हमारे पास, ये कोपासनर में तभी आएगा जब इसके फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर कोई भी इनमें से अगर जिंदा हो तो ही होगा। दिस implies that if मतलब फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, either of them should be alive in order to become a co-partner। तीनों में से कोई भी जिंदा होंगे तो ही ये बच्चा इंट्रोड्यूस होगा कोपार्टनर में, वरना ये इंट्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। अब इसी कंसेप्ट को जो मैंने वो बताया, इसी को यूज करते हुए एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं।
तो अब हम इस क्वेश्चन में वापस से लोगों को मारेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है मैंने बताया, पहला काम जब भी क्वेश्चन देखो क्या करो, लास्ट मेल होल्डर अलाइव पकड़ लो। ठीक है, फिर क्या करो, जनरेशंस लिख डालो। ये हमने लिख दी, ये 4 जनरेशन में यहाँ लिख रही हूँ, ये हमने लिख दी यहाँ पे सारी जनरेशंस। अब क्या हो रहा है हमारे पास, हमारे पे ए की डेथ हो रही है। देखो पहले ही क्या हो रहा है, अब लास्ट मेल होल्डर की डेथ हो जा रही है। मतलब अब क्या होगा, काउंटिंग शिफ्ट होगी। मैंने क्या कहा था, काउंटिंग लास्ट मेल होल्डर से होती है। ए की डेथ होगी तो अब लास्ट मेल होल्डर अलाइव कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा अब तो लास्ट मेल होल्डर अलाइव। तो अब काउंटिंग तो शिफ्ट हो गई। तो अब हमारे पास काउंटिंग शिफ्ट हो गई, तो अब कौन कौन होंगे कोपास में, बी, देखो कौन कौन होंगे, बी हो जाएगा, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ये हमारे पास को पार्टनर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हम अब लिख देते हैं यहाँ पे कौन कौन लोग को पार्टनर्स हो जाएंगे। अब हमारे पास किसकी डेथ हो जा रही है, बी की डेथ हो जा रही है। अब देखो बी की भी डेथ हो जा रही है, तो अब क्या हो जा रहा है हमारे पास, को पार्टनर्स जो है उनकी फिर से काउंटिंग जो है चेंज हो जाएगी। बी की डेथ होगी तो अब ये हो जाएगा लास्ट मेल होल्डर अलाइव। लास्ट मेल होल्डर अलाइव ये है, तो अब काउंटिंग तो यहां से हो जाएगी। अब ये है लास्ट मेल होल्डर अलाइव, तो अब काउंटिंग यहां से हुई, तो अब कौन कौन हो जाएंगे को पार्टनर्स, यहां तक जो है को पार्टनर्स हो जाएंगे। अब किसकी डेथ हुई है हमारे पास, अब डेथ हुई है एफ और ई की, एफ एंड ई की डेथ हुई है। कौन कौन हमारे पास कोपा, देखो ये तीनों की तो डेथ हो गई है हमारे पास। ठीक है, अच्छा इसकी नहीं हुई है, सॉरी, सी अभी लास्ट मील होल्डर अलाइव है हमारे पास। ए एंड बी की तो डेथ हो गई है हमारे पास। और अब हमने किसको मारा है, हमने ई और एफ को मारा है। तो कौन कौन लोग कोपास में बचे, सी बचा है यहाँ पे हमारे पास कोपार्टनर। मैं एक बार ये हटा देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि इसकी भी डेथ हो गई है, सी की अभी डेथ नहीं हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास कोपार्टनर हुआ हमारे पास। इसके बाद ये कोपार्टनर है, ये कोपार्टनर है, ये कोपार्टनर है। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं कौन कौन कोपार्टनर है, सी है, डी है, जी, एच, आई, जे एंड के हमारे पास कोपार्टनर है। अब के की डेथ हो जा रही है हमारे पास, के इसकी डेथ हो जा रही है हमारे पास। अब कौन कौन कोपार्टनर है, ये है, ये है, ये देखो ये सारे वही लोग को पास थे ना, काउंटिंग तो चेंज होगी नहीं, सी अभी भी क्योंकि जिंदा ही है। अब जी की डेथ हो रही है हमारे पास, जी इसकी डेथ हो रही है, अभी भी सी तो जिंदा है, काउंटिंग सेम रहेगी। तो बाकी लोगों को फटाफट हम लिख देते हैं वापस से, आई जे। ठीक है, अब क्या है, आई की डेथ हो रही है, चलो आई की डेथ होगी हमारे पास वापस से, सी तो अभी जिंदा ही है हमारे पास, ये तो जिंदा ही है, तो काउंटिंग हमारे पास यही वाली रहेगी, यही वाली काउंटिंग रहेगी जो ब्लू से लिखी हूँ मैं, यही वाली काउंटिंग हमारे पास रहेगी। तो बचे हुए को लिख देते हैं फिर से हम लोग, आई की डेथ के बाद सी, डी, एच और जे, सी है, डी है, एच है, जे है। 4 जनरेशन तक कितने ही बचे हैं, बाकी बाकियों की तो डेथ हो गई है। देखो इन सभी की तो डेथ हो गई है, हमारे पास बचे कौन कौन है, सी, डी, एच, जे, सी, डी, एच, जे लिख दिया। अब क्या हो रहा है, सी की डेथ हो रही है, यानी जो लास्ट मेल होल्डर अलाइव जिसको हम कह रहे थे, जहां से काउंटिंग कर रहे थे, उसकी डेथ हो गई है। तो अब क्या करोगे, आप काउंटिंग शिफ्ट करोगे, यानी अब इसको 1 करोगे, इसको 2 करोगे, इसको 3 करोगे और इसको 4 करोगे। तो कौन कौन यहाँ पे आपको पार्टनर्स हो गए, आप कहोगे कि मैडम यहाँ पे डी होगा को पार्टनर, फर्स्ट है, लास्ट मील होल्डर अलाइव है। एच होगा हमारे पास को पार्टनर, बहुत बढ़िया। थर्ड में जे होगा हमारे पास को पार्टनर, बहुत बढ़िया। क्या एल होगा को पार्टनर, अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे एल के फादर के की डेथ हो गई है। ठीक है, फादर के की डेथ हो गई है, ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है, ग्रेट ग्रैंडफादर की भी डेथ हो गई है। यानी एल के कोपासनरी में इंट्रोड्यूस होने से पहले ही इनके फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है, जैसा कि मैंने इस एग्जाम्पल में बताया। इस एग्जाम्पल में यही हमारे पास क्या हुआ, एल है हमारे पास ये। तो हमारे पास फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर सबकी डेथ होगी, तो क्या ये सन इंट्रोड्यूस होगा कोपासनरी में, नहीं होगा। यानी हमारे पास जो एल है वो नहीं होगा कोपासनर्स, कोपासनर्स में वो इंट्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर का हमारे पास जिंदा रहना जरूरी है कोपासनरी में इंट्रोड्यूस होने के लिए। तो ये थी हमारे पास
पहला पार्ट कोपासनर से रिलेटेड। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कोपासनस क्या होता है, कोपासनस को कैलकुलेट जो है वो कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे अब हम कोपासनरीज के क्या क्या लीगल इंसिडेंट्स होते हैं वो सब चीजों को डिस्कस करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप के बारे में पढ़ेंगे, फीमेल भी इंट्रोड्यूस होती है कोपासनरी में, ये सारी चीजें भी आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए हमारे पास कोपासनरी में इतना ही है। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।